तो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। शाम के बज चुके हैं 8:30 और इस ऊर्जा से एक और लबरेज क्लास में मैं आनंद मनस्वी आप लोगों के बीच हो चुका हूं उपस्थित। आप जल्दी से आ जाइए बच्चा, हम क्लास को शुरुआत करते हैं। चलिए बेटा जी, जल्दी आइए, थोड़ा समय हो गया आप लोगों के आने का, आप जल्दी आ जाइए। रेखा, अमित, तुलानिया जी, नमस्कार, नमस्ते, स्वागत। आज हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। हमारी कला संस्कृति के ऑलमोस्ट टॉपिक के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब आज कंप्लीट कला संस्कृति के जितने टॉपिक मैंने करवा दिए उनमें से कुछ कुछ सवाल निकाल के लाया हूं कि आपको कितने याद है, क्या चीजें हैं। तो इसे आज हम परख लेंगे, देख लेंगे। आप जल्दी से आइए यार, आने में टाइम मत लगाओ इस तरीके से भैया, थोड़ा जल्दी आओ। धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा, जिसको जहां सीट मिलती है वहीं बैठ जाओ, ठीक है? हाँ जी, पहुंचिए जल्दी से बच्चा, सभी लोग। ओके, हाँ आप लोग आ चुके हो, अदृश्य होके देख रहे हो, देखते रहो। चलो, तो आज हम संपूर्ण राजस्थान कला संस्कृति के बारे में बात करेंगे, यानी कि कला संस्कृति से बनने वाले सारे प्रश्नों को एक साथ देखेंगे। उसके बाद हम इतिहास वाला मामला लेकर आएंगे। आपको मालूम है अब L1 में भी राजस्थान का पाठ आरंभ कर दिया है। बिल्कुल रीना, स्वागत है बच्चा, नमस्ते। चलिए तो शुरुआत करें फिर। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुणों उपासक नहीं है? इसमें से एक संप्रदाय ऐसा है जो निर्गुण संप्रदाय नहीं है, बस आपको यह बताना है। निर्गुण संप्रदाय कौन सा नहीं है आपको यह बताना है, सिर्फ और सिर्फ। हाँ जी बेटा, इनमें से निर्गुण संप्रदाय कौन सा नहीं है, इसका जवाब दीजिए। मैं देता हूं आपको जवाब। तो जसनाती संप्रदाय है ये, संत जसनाथ जी, संत जसनाथ जी के द्वारा प्रवर्तित किया गया है। और ये कैसा संप्रदाय है? ये निर्गुण संप्रदाय है। दादू कैसा है? ये भी निर्गुण है। दादू कैसा है? निर्गुण है। कैसे भैया? क्योंकि दादू दयाल को कहा जाता है राजस्थान का कबीर। राजस्थान का कबीर कहा जाता है दादू दयाल को, ये याद रखना। रामस्नेही संप्रदाय भी क्या है? निर्गुण संप्रदाय है। तो नाथ संप्रदाय बेटा जी आपका शैगुण संप्रदाय है। जिसने भी डी जवाब दिया है उन सबका सही जवाब है। राम का नाम देखकर राम स्नेही करने वालों। हाँ जी, ललिता रानी, रीना, राजकुमार, यार सारे बच्चे एक बार अपना स्टेटस लगा दो क्लास का भाई, ताकि आगे की ओर चले। हाँ, तो इसका राइट आंसर है डी। जिसने भी डी जवाब देने की कोशिश की, नाथ संप्रदाय ऐसा है जो शगुन है, शगुन है। और नाथ संप्रदाय में भी जैसे कि माननाती संप्रदाय, लकुलिश संप्रदाय, पाशुपति संप्रदाय आदि संप्रदायों के बारे में हम बात करेंगे, मतलब कर चुके हैं पहले। तो अब देखिए इनमें कौन सा संप्रदाय है। तो नाथ संप्रदाय ऐसा है जो शगुन है, बाकी सारे के सारे निर्गुण है। पहला ही गलत हो गया, कोई ना ललिता, अब सही हो जाएगा। टिम्पल, बहुत अच्छा बेटा, सही जवाब दिया। जिसने डी जवाब दिया उन सबका सही है। सवाल हम अगला देखेंगे। बमलू, लिखमादेशर, पांचाला सिद्ध किस संप्रदाय से संबंधित है? ये सारे के सारे कौन से संप्रदाय से संबंधित है, इतना बता दीजिए आप। हाँ जी बेटा, दीजिए जवाब, ये कौन से संप्रदाय से संबंधित है? ये जो आपके सामने यहां पर जगहों के नाम लिखे हुए हैं, ये आपके कौन से संप्रदाय से संबंधित है? विश्नोई, रामसनेही, निम्बार्क या जसनाती? इसका संबंध है जसनाती संप्रदाय से। और जसनाती संप्रदाय के जो प्रवर्तक है, जसनाती संप्रदाय के है संत जसनाथ जी। कौन है? संत जसनाथ जी। और संत जसनाथ जी कतरिया सर, कतरिया सर से संबंधित है संत जसनाथ जी का। संत जसनाथ जी ने 36 नियम दिए थे। इनकी जो रचनाएं हैं वो कोड़ा व सिंबूधड़ा, सिंबूधड़ा, कोड़ा व सिंबूधड़ा नामक इनकी क्या है, रचनाएं हैं। और संत जसनाथ जी के जो ये, जैसे अभी मैं बोलूं, ये बमलू जो जगह है, इसमें जसनाती संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो हारोजी थे। हारोजी कौन थे? हारोजी। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। फिर आपका है लिखमादेशर, कौन सा है? लिखमादेशर। और लिखमादेशर में थे हंसो जी। कौन थे भैया? हंसो जी।
लिखमा देशर में थे हंसो जी, और पांचाला सिद्ध के अंदर कौन है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से छोड़ दो। तो बाइत जी या बोयत जी, बोयत जी के नाम से ये जाने जाते हैं, बोयत जी। बोयत जी यहां के प्रवर्तक थे, इस जगह के प्रवर्तक थे। और मालासर के अंदर कौन थे, तो टोडर जी मालासर के अंदर थे। मालासर में भी इन्हीं का है, मालासर टोडर जी। टोडर जी आज तक नाम नहीं सुने होंगे इन सारी चीजों के आपने, या पहली बार इन लोगों से क्या हो रहे होंगे, रूबरू हो रहे होंगे। यही तो खूबसूरती है, यही तो खूबसूरती है अपनी क्लास की। चलो अगले सवाल की ओर चलता हूं और अगला सवाल देखते हैं। क्या पहले आप जानते थे इन सारी चीजों को? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए बेटा। मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? मंत्र राज प्रकाश कौन से संत के विचारकों के क्या थे भैया? तपस्या, ललिता, रमनदीप, डिम्पल, राजकुमार, रीना। जितने भी बच्चे हैं आप बस जवाब देते चले, पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? ये उसी संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है जिसने लिखी है हरि पुरुष की वाणी। हरि पुरुष की वाणी जिसने लिखी है, ये उसी का संकलन है। और इसका आंसर है आपका हरिदास जी। क्या है जवाब आपका? हरिदास जी। हरिदास जी का बेटा जी अगर बात करें तो इनका जो वास्तविक नाम था हरि सिंह सांखला। हरि सिंह सांखला इनका जो वास्तविक नाम था वो क्या है बच्चा? हरि सिंह सांखला। और ये पहले डाकू थे। क्या थे? डाकू से संत बने हैं। अतः इनको कहा जाता है राजस्थान का वाल्मीकि। राजस्थान का क्या कहा जाता है? वाल्मीकि। राजस्थान के वाल्मीकि के नाम से जाने जाते हैं आपके, ठीक है? चलूं अब आपसे पूछे इन्होंने कहां पर बैठकर, तो तीखी डूंगरी पर, तीखी डूंगरी पर तपस्या की थी। तीखी डूंगरी, तीखी डूंगरी पर तपस्या। और इनका संबंध कहां से है? तो गाढ़ा नागौर से। गाढ़ा नागौर से संबंधित ये व्यक्ति है। बताओ इतनी बातें पूरी हो गई, क्लियर हो गया मामला? चलो आगे, डी जवाब आ गया। आज बच्चे हैं कहां पर ये बताओ पहले तो। सुमेलित करना है आपको। एक और जगह दी गई है मंदिर, और एक और वो जिस जगह पर स्थित है वो दिया गया है, और इसका कूट बना हुआ है। आप जल्दी से बता दो इसमें से राइट आंसर क्या है। शाबाश बच्चा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखो, द्वारिकाधीश जी, तो आपको मालूम है द्वारकाधीश जी का मंदिर है कांकरोली के अंदर। श्रीनाथ जी का मंदिर है नाथद्वारा के अंदर। मथुरेश जी का मंदिर, श्रीनाथ जी हो गया, हाँ, मथुरेश जी का जो मंदिर है वो कोटा में है। और गोविंद देव जी का जो मंदिर है वो आपके जयपुर के अंदर स्थित है। इस तरीके से हमने सारी चीजें देखी। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों। चलूं आगे, अगला सवाल देखूं। हाँ, तो क्या जवाब रहेगा? एक में चार कहाँ है? तो ये दो तो ऑप्शन पहले ही कट गए आपके। फिर दो में क्या है? दो में दो, तो दो में दो तो आपको एक में ही जवाब मिल गया। अब आगे वाले सवाल की ओर चलते हैं। कौन से युग्म सही सुमेलित है? एक और संस्थापक का नाम है, एक और उनसे संबंधित संप्रदाय का नाम है। तो रामचरण जी, रामसनेही संप्रदाय, लालगिरी जी, हरिदास जी और गुदड़ संप्रदाय। आप इन सब का मुझे बहुत अच्छे से जवाब देंगे। अब बताइएगा इनका जवाब क्या है, कौन सही सुमेलित है? कौन कौन से सही सुमेलित है, बस इतना बता दीजिए आप मुझे। शाबाश बेटा, वेरी गुड। तो रामचरण जी रामसनेही संप्रदाय शाहपुरा, लालगिरी जी अलखिया संप्रदाय, इसमें सबसे ज्यादा मोची जाति के लोग हैं।
मोची जाति के लोग, सबसे ज्यादा इसमें मोची जाति के लोग जुड़े हुए हैं। हरिदास जी निरंजनी अभी बात करके आए थे, गाड़ा गांव। संतदास जी गुदड़ संप्रदाय, बिल्कुल। ये सारे के सारे युग्म जो आपके सामने दिए गए हैं, सारे के सारे युग्म आपके सही है, राइट है। तो इसका सही जवाब क्या है? सार्वजनिक जवाब लगा दो भैया, डी, ए बी सी और डी। डी राइट आंसर मिल गया। चले आगे, ये कौन बच्चे ने डी जवाब दिया है? सियाराम, राजकुमार, प्रभा जोशी, निखिल वैष्णव, रेखा अमित, जोमी ग्राशिया, प्रभा जोशी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। भावना सेन। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निरंजनी संप्रदाय, अब देखो बेटा जी, ऐसे भी याद करना। निरंजनी संप्रदाय बिल्कुल हरिदास जी। गुदड़ संप्रदाय क्या नवल दास जी है क्या? क्या गुदड़ संप्रदाय में हमने अभी नवल दास जी देखे थे क्या? नहीं, संत दास जी थे। संत दास जी इसमें थे। अलखिया संप्रदाय लालगिरी जी है, और निष्कलंकी संप्रदाय संत माव जी है। बिल्कुल, ये इस तरीके से तो बी आपका गलत है। शियाराम, अच्छे जवाब दे रहे हो बेटा आप। गुड इवनिंग बेटा। यथार्थ, गुड गुड इवनिंग। बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान दो। सुशील सुंदर कन्या, अरे छोरे, तुझे मैं ब्लॉक मार दूंगा अगली बार। अगर तुझे दोबारा कोई भी ऐसी बात करता हुआ नजर आया ना तू, पहली बात तो सुशील सुंदर ही नहीं होती है, काली माँ का रूप भी होती है। हाँ, तो थोड़ा संभल के भैया। अच्छा, पढ़ाई पे फोकस कर। किशनगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसका? मिसलेनियस क्वेश्चन है। फिर कहता हूं पीडीएफ के लिए इस वाले नंबर पे कांटेक्ट कर लेना भैया। इन क्लासेस की पीडीएफ के लिए इस वाले नंबर पर आप मैसेज छोड़ दिया करो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सावित्री खन्ना, गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। चलिए तो किशनगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? किशनगढ़ चित्रशैली का जो आरंभ माना जाता है, जो आरंभ माना जाता है वो सावंत सिंह के समय। जो स्वर्ण काल है वो यही सावंत सिंह के समय है। अब कई बार सवाल पूछ लिया जाएगा सावंत सिंह के, इसी का नाम क्या है? नागरी दास। इसी का नाम क्या है? नागरी दास। एक बहुत गहराई का सवाल पूछ लूं क्या? किशनगढ़ चित्रशैली पर कौन से संप्रदाय का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? पहला मुद्दा, बहुत शानदार जानदार जबरदस्त सवाल बनाया है। किशनगढ़ चित्रशैली पर कौन से संप्रदाय का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? आपको मालूम है, मैं बता रहा हूं। वल्लभ संप्रदाय नाथद्वारा, गौड़ीय संप्रदाय जयपुर, निम्बार्क संप्रदाय सलेमाबाद अजमेर, या फिर रामसनेय संप्रदाय शाहपुरा। जल्दी से जवाब दे दीजिए मुझे आप। अब बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा मिस्टेक करते हैं। वो मिस्टेक क्या है बेटा जी? किशनगढ़ को नजदीक समझते हैं सलेमाबाद को, जहां पर निम्बार्क संप्रदाय है। कौन सा है? निम्बार्क संप्रदाय है, और निम्बार्क जवाब कर देते हैं। जबकि किशनगढ़ चित्रशैली पर प्रभाव वल्लभ संप्रदाय का दृष्टिगोचर होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। तो किशनगढ़ चित्रशैली पर प्रभाव, अगर कभी सवाल पूछ ले तो मामला बहुत गड़बड़ मत कर देना, वल्लभ संप्रदाय का दिखाई देता है। वल्लभ संप्रदाय, बच्चा क्या करता है, किशनगढ़ के पास में क्या सलीमाबाद है ना, तो निम्बार्क संप्रदाय कर देता है वल्लभ संप्रदाय। इसका सही जवाब ये रहने वाला। ओके, और नागी दास जी की एक रचना है नागरी समुच्चय। नागरी समुच्चय, समुच्चय नामक रचना किसकी है? नागरीदास की। ये तो हो गई जो यहां से जो सवाल बनते थे वो। अब एरिक डिक्सन और फयाज अली, इसका जवाब हमें मिल चुका एक में। अब किशनगढ़ चित्रशैली में एक चित्र बना हुआ बनी ठनी पर, क्या नाम है? बनी ठनी। यहां से क्या क्या सवाल बनते हैं वो देखो। इस बनी ठनी का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम क्या था?
इस बनी ठनी का वास्तविक नाम था रसिक बिहारी। तो ये चित्र वास्तव में किसका है? रसिक बिहारी का चित्र है। और इस बनी ठनी का चित्र किसने बनाया था? निहाल चंद ने। निहाल चंद, मोर ध्वज निहाल चंद्र के द्वारा यह चित्र बनाया गया है और राधा के रूप में इस चित्र को बनाया गया है। और इसे भारत की मोनालिसा कहा है एरिक डिक्सन ने। और इस पे सबसे ज्यादा राधा कृष्ण के चित्र बनाए फयाज अली और उनके पुत्र ने। सुरेदार गर्दन, कमल की पंखुड़ियों के समान आंखें, उभरा हुआ वक्षस्थल, पतली कमर, ये किशनगढ़ चित्रशैली की मुख्य विशेषता है। कमल से भरे हुए सरोवर, कलोल करते हुए बतख के जोले, ये सारे के सारे किशनगढ़ चित्रशैली की मुख्य विशेषता है। एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज, इस बनी ठनी के नाक में एक शानदार सा आभूषण है जो कई बार एग्जामिनर का ध्यान अपनी ओर खींचता है। और उस आभूषण का नाम क्या है? उस आभूषण का नाम है बेसरी। क्या नाम है? बेसरी नामक आभूषण। और किशनगढ़ चित्रशैली का दूसरा सबसे जो प्रभावित करने वाला चित्र है वो चांदनी रात में गोष्ठी का चित्र है। यहां तक मामला कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ता हूं, अगला मुद्दा देखते हैं। लो भैया, क्या क्या जवाब दे रहे हो आप लोग? देते चलो। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी 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 गुड। चलो आगे, अगला सवाल। रामा, नाथा, दाना और शिवदास चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? निखिल वैष्णव, बेसरी, ठीक है। 5 मई 73 में 20 पैसे का डाक टिकट, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। तो ये सारे के सारे चित्रकार कौन सी चित्रशैली से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है ये मारवाड़ चित्रशैली से संबंधित है। छज्जू, कालू, डालू, जीतमल, ये जो भी है ये किससे संबंधित है भैया? मारवाड़ यानी कि जोधपुर चित्रशैली से संबंधित है। मारवाड़ चित्रशैली कह दीजिए, मारवाड़ चित्रशैली कह दीजिए। सवाल अगला, पारदर्शी वस्त्र व वर्दावस्था के चित्र किस शैली की विशेषता है? क्या बात है। एक शब्द देखना, पर्शियन गाउन। पर्शियन गाउन एक शब्द आता है उसमें। पर्शियन गाउन कौन सी चित्रशैली में प्रदर्शित किया गया है, दिखाया गया? पारदर्शी कपड़े, पर्शियन गाउन। बता दीजिए भैया। शाबाश बेटा, आपके जवाब आने चाहिए। हाँ, चलिए, क्या जवाब दिया आप लोगों ने? सबके ए जवाब, जिनके ए जवाब है उसके राइट आंसर है। तो नागौर चित्रशैली के अंदर पारदर्शी कपड़ों के अंदर जिसे फर्सियन गाउन कहा गया है उसमें महिलाओं का चित्रांकन किया गया है। जब कुचामन के किले में जाओगे तो वहां पर मम्मियां अपने बच्चों को आज भी साथ लेकर नहीं जाती है, क्योंकि वहां पर इन पारदर्शी जो वस्त्रों का प्रयोग महिलाओं के चित्रकारी पर किया गया है। आगे की ओर बढ़ता हूं और अगला सवाल देखता हूं। दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है, यह बड़ा अच्छा सवाल है। दुगारी किले की चित्रकला किससे संबंधित है? मैं आपको वो बेहतरीन सवाल करवा दूंगा बेटा जी जो एग्जाम उपयोगी आपके लिए बनेंगे। शारदा, सही जवाब। ललिता, जोमी, प्रभा, चंचल, राजकुमार, आपको बहुत बेहतरीन सवाल करवा रहा हूं बेटा। ये मानकर चलना एक लेवल पार करके आपके सवाल है, मजा आने वाला आप लोगों को। तो दुगारी किले चित्रशैली के नाम में बूंदी की चित्रशैली को जाना जाता है। बूंदी चित्रशैली में पशु पक्षियों पर चित्रांकन, पशु पक्षियों पर चित्रांकन, पक्षियों पर चित्रांकन इसकी मुख्य विशेषता है। पशु पक्षियों पर चित्रांकन इसकी क्या है? बहुत बड़ी विशेषता है, मुख्य विशेषता है। प्राकृतिक सुषमा, प्राकृतिक सुषमा पर चित्रांकन। अलग अलग राजाओं के समय में, जैसे बूंदी के जो महल में, बूंदी महल में जो रंगशाला बनी हुई है, रंगशाला नामक जो जगह है, रंगशाला के भित्ति चित्रों को, और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं,
रंगशाला के भीति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। भीति चित्रों का स्वर्ग। तो आपसे सवाल पूछेगा भीति चित्रों के स्वर्ग के नाम से कौन सी जगह या कौन सी चित्रकला शैली जानी जाती है, तो वो कौन सी है जी? अब आपसे पूछा जाएगा चित्रशाला का निर्माण कब किया गया था, तो उमेश सिंह के समय चित्रशाला, इसको भीति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। चित्रशाला का जो निर्माण किया गया था उमेद सिंह की जगह किया, उमेश सिंह के समय में किया गया था। यहां तक मामला क्लियर हुआ? आगे बढ़ो, अगला सवाल देखो। ये मैं पूरा पढ़ा चुका हूं, बस दोबारा आज आपका ऑल ओवर रिवीजन टाइप से चल रहा है। ठीक है शारदा जी, लाइक कर दिया, थैंक यू। चलिए रतनलाल जी, निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडू से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के स्वांग किए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा है, बहुत आसान सा सवाल है और आप सारे बच्चे जवाब देंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, देखो बेटा, ये एक ऐसा नृत्य है जो मेरे प्यारे बच्चों होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? होली के अवसर पर। फिर आप समझ जाना, जवाब दे देना मुझे। ये बच्चा पुरुष प्रधान नृत्य है। क्या है? पुरुष प्रधान नृत्य है। ये शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। और क्या हिंट दूं? और इसे कहते हैं गीदड़ नृत्य। कौन सा नृत्य कहा जाता है? गीदड़ नृत्य कहा जाता है। मुख्य वाद्य यंत्र पूछे तो नगाड़ा, फिर बाद में डफ वगैरह सारी चीज आती है। नगाड़ा इसका मुख्य वाद्य यंत्र के रूप में प्रयोग लिया जाता है। तो जो डांडिया कह रहा ना, वो सारे के सारे अपने कान पकड़ लो भैया। जिसने भी डी जवाब दिया सारे अपने कान पकड़ लो। सिर्फ एक तो माया सैनी ने सही जवाब दिया है और एक धड़ल्ले से डिलीट कर दिया। एक चंचल ने सही जवाब दिया है। अब शारदा टीपने के बाद कह रही है बी विल बी राइट आंसर। बच्चा पहले डी दिया था क्या? तो जिसने भी गलत जवाब दिया कान पकड़ लो अपने, अपने पकड़ने कहीं पड़ोसी के मत पकड़ लियो रे। निम्न में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है? लो भैया, इनमें से कौन सा नृत्य जो जिसका संबंध किससे नहीं है? होली से संबंधित नहीं है। होली से संबंधित कौन सा नहीं है? नगाड़े संग ढोल बाजे, बिल्कुल बाजता है नगाड़े संग ढोल। तो चंग, चंग और गीदड़, शेखावाटी, ये आदिवासियों का नृत्य। कौन बच गया? पनियारी। तो पनियारी किसका है? कालबेलियों का। कालबेलियों का पनिहारी जो नृत्य है वो कैसा नृत्य है, अब तुम बता दो। फिर से एक शानदार सवाल में तुम्हें फंसाता हूं। ये सावित्री खन्ना कहां गायब हो गई? जवाब नहीं आ रहे बेटा जी। एक बार ये दिखा के मैं आ गई हूं सर, वापस गायब हो गई। बेटा बैठकर पूरी क्लास पढ़ो, मजा आएगा आपको। राम राम भाई। तो कालबेलिया नृत्य कैसा, सॉरी, पनियारी नृत्य कालबेलियों का है, लेकिन कैसा है? क्या महिलाओं का है, क्या पुरुषों का है, या फिर युगल है? तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये पनियारी आपका युगल नृत्य है। कहीं पनियारी औरत समझकर तुम क्या कर दो, ओनली फॉर इसको क्या कर दो, महिलाओं का करके आ जाओ, गड़बड़ कर जाओगे। चलो आगे, पनियारी इसका सही जवाब आ गया। सवाल अगला देखते हैं। सुमेलित करना है। गरासिया समुदाय, गुज्जर समुदाय, भील समुदाय, और चलो भाई सहरिया समुदाय। तो आप बताओ, गुर्जरों का देखो, आपको और कुछ आए कि नहीं आए? आपको चरी नृत्य जरूर पता है, तो बी में 3 कहां है पहले ये देख लो। ये बी में 3, तो पहला मामला निपट गया, दूसरा मामला निपट गया। अब 2 ऑप्शन बचे आपके सामने। अब मांदड़ कहां का है बताओ आप। अब बहुत शानदार जवाब। तो इसका राइट आंसर है आपका गरासियाओं का क्या है? मांदड़ नृत्य है। ठीक है,
शहरियों का क्या है, श्वांग नृत्य, भीलू का क्या, गौरी नृत्य। ऐसा जवाब आपको मिल रहा है बी ऑप्शन के अंदर, और बी आपका सही जवाब है। यार तुम सब एक बार लाइक और शेयर करो क्लास को। मैं बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि शायद आप भूल जाते हो। 4 3 1 2 बिल्कुल सही है। प्रभास का सही जवाब। निखिल, ठीक है। अच्छा, सवाल अगला देखिए। झोरावा लोकगीत का संबंध किससे है? आज मिसलेनियस क्वेश्चन हूं मैं। ईओ आर ओ क्लास कब होती है? ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सबके सही जवाब आ रहे हैं। अब चले इसका जवाब दीजिए। झोरावा लोकगीत का संबंध किससे है? अब आप मुझे बताओगे झोरावा कैसा गीत है? ए श्रृंगार, श्रृंगार। बी वियोग। सी प्रेम। चलो इसका सीधा ऑप्शन ही लिख देते हैं, इतना लिखने के बजाय। तो बेटा जी, जो झोरावा है वो वियोग गीत है, वियोग गीत है। और ये मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और मारवाड़ में भी अगर गहराई में जाऊं तो ये जैसलमेर का बड़ा प्रसिद्ध गीत है। झोरावा, केवड़ा, घुघरी, है ना, रतन राणो, ये सारे के सारे मारवाड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध गीत है। तो इसका राइट आंसर है जैसलमेर। सवाल अगला देखो। इंडोनी लोकगीत गाया जाता है। चलो भैया, पति के विदेश जाने पर गीत गाती है। आजकल के पति के विदेश जाने पर इंस्टाग्राम चलाती है। पहले की औरतें पति के विदेश जाने पर गीत गाती थी, और आज की औरतें पति के विदेश जाने पर इंस्टाग्राम चलाती है। बोलिया जी, थे आओ कोनी आओ, पिस्सा भेज दीजियो। क्या भेज दीजियो? पिस्सा भेज दीजियो। बाकी था की मर्जी हो तो आ जाजियो, और कोनी हो तो मत ही आजियो। तो मामला निपट गया। तो चलो बात करते हैं। तो पति की मृत्यु पर पत्नी द्वारा, अरे भैया कौन से गीत थोड़ी गाएंगे पति की मृत्यु हो जाएगी तो। विवाह समारोह के दौरान महिलाओं द्वारा कुएं पे पानी लाते समय, या बेटे के जन्म पर। तो बेटा जी, महिलाओं के द्वारा पानी लाने के लिए, है ना, इसकी इंडोनी खो जाती है। और फिर ये क्या करती है? हाँ, ये क्या करती है? गीत गाकर संबोधित करती है, हमारी 1.25 लाख की मोर गुम गई इंडोनी। इंडोनी के कारण है जी। फिर बाद में बताऊंगा कभी गीत, फिर बाद में बात करेंगे। चलें आगे। पानी लाते समय गाया जाता है, ठीक है बेटा। अगला सवाल देखो। मेवाड़ में दीपावली के 15 दिन पहले अक्सर लड़के लड़कियां घर घर जाकर गीत गाते हैं। लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है। यह भी एक अच्छा सवाल बनता है, यह भी एक बहुत अच्छा सवाल बनता है। जवाब दो बेटा। अच्छे, चलिए, यहां बड़ा सोच समझ कर जवाब देना बेटा जी, बहुत अच्छा जवाब मिलेगा आपको यहां पर। तो बेटा देखो, जो लड़के गीत गाएंगे ना, लड़के, यहां पर जो लड़कों के द्वारा गीत गाया जाएगा उसको कहेंगे हम लोवड़ी और हरनी। और इसको कहा जाएगा घड़ल्यो। क्या कहा जाएगा? घड़ल्यो। दिवाली के 15 दिन पहले और दीपावली के दिन, दीपावली के दिन जो गीत गाए जाते हैं उसे कहते हैं हीड़। क्या कहते हैं? हीड़, हीड़, इसे कहते हैं हीड़। इसे आप बहुत बारीकी से समझेंगे ना तब मजा आएगा आपको, ठीक है। सवाल देखो भाई अगला। श्रावण मास में झूला झूलते समय कौन सा गीत गाया जाता है? देखो यहां पर क्या था, पीछे देखो थोड़ा समझना, ये जानबूझकर सवाल लाया हूं, घड़ूल्यो, ठीक है। अब देखो यहां पर, हाँ गड़बड़ मत कर देना, थोड़े एक जैसे लगने वाले मामलों में गड़बड़ मत कर देना। हम क्या करते थे, हमारे घर पे लगा हुआ था नीम का बड़ा वाला पेड़, और हमारे पास में थी बड़ी वाली लाव। यू नो लाव, जो लंदन से आए वो लाव को नहीं जान से। और जो
राजस्थान के लाव जानते हैं, उस लाव से बनाया जाता था हिंडा, झूला, उस पे लगाई जाती थी पाठकड़ी, और पाठकड़ी के बाद में उस हिंडे को जोर जोर से आगे पीछे घुमाया जाता था, और हमारे हाथ में होती थी लकड़ी, हुक वाली, फिर हम बीच में उसको रोकते थे, और फिर महिलाओं से उनके पति के नाम पूछने की परंपरा चलती थी। जैसे नई नई सगाई हुई है, फिर उससे पूछा जाता था, बताओ आपके पति का नाम क्या है। गांव की महिलाएं आज भी अपने पति का नाम खुद अपने मुंह से नहीं लेती। लाल जी का भाई है ना, फलाना जी का पापा, ठाको बेटो, ठाको भाई, इस तरीके से। एक बार मेरे गांव में क्या हुआ बेटा, एक बार मेरे गांव की एक घटना, जब आधार कार्ड बनने शुरू हुए थे, अब आधार कार्ड बनने के लिए जैसे वो महिला जाकर बैठी और उससे उसके पति का नाम पूछा गया, अब वो खतरनाक तरीके से दुविधा में फंस गई। आज से 10-20 साल पहले की बात है। अब वो अपने पति का नाम कैसे ले। उसके पति का नाम था छगन जी। क्या नाम था भैया? छगन जी, छगन जी। अब वो अपने पति का नाम सीधा नहीं ले सकती थी, तो उसने आओ देखा ना ताव, दोनों तरफ देखा, बोला जी 3 गंजी प्लस 3 गंजी, 3 गंजी प्लस 3 गंजी, मतलब नाम क्या था? छगन जी। तो इस तरीके से महिलाएं महिलाएं होती है, तो थोड़ा ध्यान रखना भैया। यहां पर जो गीत गाए जाते हैं वो क्या है? हिंडोला गाया जाता है, और पीपली गीत गाया जाता है शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में, और विशेष तौर पर वर्षा ऋतु में गाया जाता है। वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत है। फिर जो कलाड़ी है, ये एक बेटा जी महफिल का गीत है। अगर तुमने, कितने लोग बैठते हो रे? हाँ, महफिल में कितने बैठ जाते हो? तो ये महफिल का गीत है, महफिल का गीत है, महफिल का गीत। पीवण वालों लाखा को पिला दे कलाड़ी दारू लाखा को। फिर कहता है कि मारा छेल भवर ने थोड़ा थोड़ा दीजो जी, हाँ, दारू दाखारो। तो और पंछीड़ा जो गीत है, इसे भी आप बहुत अच्छे से याद रखना। यहां से भी सवाल पूछा जाता है, पंछीड़ा गीत से सवाल पूछा जाता है। ये हाडोती क्षेत्र में, एक तो कहां हाडोती, और एक ढूंढाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। हाडोटी और ढूंढाड़ क्षेत्र के मेलू में गाया जाता है, मेलू में। और अगर आपसे पूछे तो पंछीड़ा गीत किसके द्वारा लिखा गया था, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ पंछीड़ा गीत किसके द्वारा लिखा गया था। हाँ जी, कौन क्या कह रहा है? सर ये पंछीड़ा क्या है? बिल्कुल बता दिया पंछीड़ा आपको। अच्छा सावित्री जी, आप व्यक्तिगत बातें ना पूछे अभी, अभी हम पूरे पढ़ाने के मूड में हैं। हाँ बिल्कुल, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा। निम्न में से किस शासक ने राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना करवाई थी? मजा आ गया क्लास का भैया। हाँ, निम्न में से किस शासक ने राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना करवाई थी? ये बहुत शानदार सवाल है, इसका बहुत अच्छे से तुम जवाब दे दो बेटा एक बार। बहुत बढ़िया, बड़ा शानदार सवाल है। किसने करवाई थी राधा गोविंद संगीत सार की रचना? बताओ। आपने एक नाम सुना होगा, गंधर्व बाईसी। गंधर्व बाईसी, जिस व्यक्ति के दरबार में गंधर्व बाईसी थी, है ना, जिसे गुणीजन खाना कहा जाता है, गुणीजन, गुणीजन खाना। और ऐसा व्यक्ति कौन था जिसने बेटा जी 1799 में हवा महल हवा महल बनवाया था? अब आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। राइट आंसर है सवाई प्रताप सिंह। राइट आंसर क्या है आपका? सवाई प्रताप सिंह। बताइए। चलूं? इनके जो संगीत गुरु थे ना, चांद खां, ये भी याद रख लेना। चांद खां इनके क्या थे? संगीत गुरु। संगीत गुरु थे इनके चांद खां। इस बात को तुम याद रखना बेटा जी। शाबाश बेटा, बहुत प्यारी क्लास चल रही है। तुमने लाइक नहीं किया तो ईमानदारी से लाइक कर दो। इनके गुरु कौन थे? संगीत गुरु कौन थे? चांद खां थे। और कभी आपसे पूछ ले चांद खां को इन्होंने क्या उपाधि दी थी? आई थिंक स्वर सागर, जहां तक मैं सही कह पा रहा हूं,
तो इनको उपाधि दी थी स्वर सागर, स्वर सागर की उपाधि दी थी शायद इनको। अब अगले सवाल की ओर आ जाओ। संगीतज्ञ मुबारक अली खां, बहराम खां, रज्जब अली किस शासक के दरबारी थे? यह और एक अच्छा सवाल आप लोगों का, इसमें भी तुम सोच समझकर जवाब देना बेटा। ये सारे के सारे किसके दरबारी थे, अब बता दो आप। तो इसका राइट आंसर क्या है? आनंद शर्मा सर, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर चल रही है, 18 से कम एज है बेटा। थोड़ा भी जैसे ही क्लास खत्म हो कमेंट बॉक्स में आपका जवाब छोड़ देना, इसकी पूरी तहकीकात करके कंप्लीट चीज करके आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। तुम तो मेरे नाम राशि भी हो यार, तुम्हें तो जरूर जरूर रिप्लाई करना ही पड़ेगा अब, ठीक है? ओके, इसका जवाब क्या राइट आंसर है आपका? राम सिंह दित्ते। ये वही राम सिंह दित्ते है जिसने क्या बनाया था? इसके शासनकाल में मदरसा ए हुनरी की स्थापना हुई, समाधि प्रथा, सती प्रथा, है ना, ये बहुत सारे ऐसी जो प्रथाएं थी इन पर प्रतिबंध लगाए गए। इसके शासनकाल में खूब सारी चीजें होती है। इसके शासनकाल में ये बनाया जाता है, थिएटर है ना, तुम आते हो थिएटर में, कौन से मूवी देख के आते हो? राज मंदिर के अंदर, वो भी इसी के शासनकाल में बनवाया गया था। विवाह के पश्चात दुल्हन के स्वागत में दिया जाने वाला भोज क्या कहलाता है? आज मिसलेनियस सवाल है, मजा आ गया भाई। बताओ भैया, दुल्हन के विवाह के पश्चात, बताओ। क्या मजा आ गया भाई, सारी चीजों पर बात करते हैं। ओझण क्या है? ओझण, ओझण देखो, फेरों के बाद जब फेरे लिए जाते हैं, फेरों के बाद लड़की को दिए जाने वाले उपहार, फेरों के बाद क्या है बेटी को, फेरों के बाद दिए जाने वाले उपहार, फेरों के बाद, फेरों के बाद लड़की को दिए जाने वाले उपहार, दिए जाने वाले उपहार। अब जो L1 में पढ़ रहा है वो तैयार हो जाए, अब उसके लिए राजस्थान जीके आएगा L1 के अंदर भी। जो L1 वाले कह रहे थे हमारे हिस्ट्री किस काम की, हमारे फलाना किस काम का, ढीकड़ा किस काम का, बेटा जी अब आपके सारी चीजें काम की है, क्योंकि L1 के अंदर अब आपके क्या आने वाला है? राजस्थान का सामान्य ज्ञान लिख दिया गया है। तो इस बात के लिए आप अवेयर हो जाए, इस बात के लिए आप क्या हो जाए? अवेयर हो जाए। चलिए, क्या कुछ लिख रहे हो? अब मैं बात करता हूं, इसका राइट आंसर है बरोठी। क्या है? बरोठी। गुरुदेव आपने मैडम जी को क्या क्या उपहार दिए? अरे भाई साहब, तो एक काम करो, थे एक दिन आ जाओ, मजे पूरिया करूं मानसरोवर में, और थाका जत्ता भी क्वेश्चन है तारा की एक लिस्ट बना ले और पूछ लियो, मैं सारा बता दे थाने, ठीक है? मास्टर जात अतरी खंजूस रिया करे, मास्टर गिफ्ट दे दे, तो फिर तो संसार को नियम ही बदल जासी, ठीक है? हाँ, शिखा शर्मा गुड इवनिंग बेटा। तो अब देखो बरोटी, और पहरावनी क्या है? बारात को विदा करते समय, बारात को विदा करते समय जो उपहार दिए जाते हैं ना, जो दिए जाते हैं, चीजें दी जाती है, उसको पहरावनी कहा जाता है ना? धन वगैरह भेंट वगैरह जो दिया जाता है ना, उसे पहरावनी कहा जाता है। और ये भोजन को कहा जाता है, भोजन होता है ना, 4 भोजन होते हैं अलग अलग, कुंवारी जान भात, परनेड़ी जान भात, ऐसे जो अलग अलग भोजन दिए जाते हैं, ठीक है? भाई देख, ऐसी बात बताऊं, मिशन सेकंड ग्रेड, भाई मैडम का नाम लेते ही चेहरे पे मुस्कान तो आनी है। हो सकता है वो अभी बिना कमेंट करे इस क्लास में बैठकर देख रहे हो, और मैं नाम से अगर मुस्कान नहीं लाऊं तो तुम्हारा क्या, तुम तो अभी घर पे बैठे हो, तुम तो रोटियां खा के सो जाओगे। भाई मेरे को तो अभी घर जाके ही पहले भोजन पेट पूजा भी तो करनी है। हाँ। उदयपुर राज्य में डाकण प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? उदयपुर राज्य में डाकण प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? हाँ जी, बिल्कुल। चलिए, तुम हंस लो मेरे ऊपर,
की मजबूरी पे हंसोगे, पाप लगेगा ना तुम्हें। जोरदार तरीके वाला। चलो मुद्दे पे आ जाओ। तो डाकण प्रथा देखो, अगर तुम्हारे पास में कोई 10वीं की पुरानी किताब पढ़ी होगी ना, तो उसमें जवान सिंह का नाम मिल जाएगा। तो 1853 के अंदर डाकण प्रथा को प्रतिबंध लगाने वाला व्यक्ति कौन था? स्वरूप सिंह। कौन था बेटा? स्वरूप सिंह। इस स्वरूप सिंह ने क्या किया बेटा जी? सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया था। किस पर? सती प्रथा पर भी रोक लगाई थी। सती प्रथा पर इसने क्या लगाई थी? रोक लगाई थी। लेकिन मामला कितना गड़बड़ हुआ। इस स्वरूप सिंह की एक थी पासवान। क्या थी? पासवान। उस पासवान का नाम था एंजाबाई। क्या नाम था? एंजाबाई। स्वरूप सिंह की मृत्यु पर एंजाबाई क्या हो गई भैया? सती हो गई। और याद रखना, ये अंतिम सती थी मेवाड़ की। अंतिम सती थी मेवाड़ राज परिवार की, अंतिम सती। इस बात को याद रखना। तो कानून तो बनाए थे इन्होंने सती प्रथा रोकने के ऊपर भी, पर इनकी मृत्यु पर एंजाबाई नामक इनकी जो पासवान थी वो सती हो गई। ये मामला थोड़ा याद रखना। और ये मेवाड़ राज प्रकार जो परिवार की अंतिम सती थी। सर मुझे लगता है मैडम क्लास को देख रही है और कमेंट का रेस्पॉन्स भी नहीं। वो कमेंट का रेस्पॉन्स देते तो उनके नाम से ही आता है उनका। तो चलो आगे बढ़ो। तारा भात की ओढ़नी कौन सी महिलाएं ओढ़ती है? तारा भात की ओढ़नी। फिर आपसे पूछेगा ये जवारा भात की ओढ़नी। जवारा भात की ओढ़नी। फिर ये आपसे पूछेगा लहर भात की ओढ़नी। लहर भात की ओढ़नी, जवारा भात, तारा भात। फिर आपसे पूछेगा ये केरी भात की ओढ़नी। केरी भात की ओढ़नी। ये सारी जो ओढ़नियां है, ये कंप्लीट ओढ़नियां आदिवासी महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाती है। शेखावाटी क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा लूगड़ा ओढ़ा जाता है। लूगड़ा, लूगड़ा, लूगड़ा विशेष प्रकार का एक चूनड़ी, मतलब जो क्या कहते हैं इसको, ओढ़नी होती ना, उसको लूगड़ा कहते हैं बेटा जी। शेखावाटी क्षेत्र में क्या होता है? लूगड़ा। याद रह जाएगा। अब आपसे कोई पूछ ले सर सिंदूरी क्या है? एक शब्द यहां आ जाए, देखो थोड़ा सा और बता दूं। एक शब्द आपसे पूछ ले सिंदूरी क्या, कौन बताएगा मुझे सिंदूरी? एक शब्द आ जाए आपसे कटकी। कटकी क्या है बेटा? सिंदूरी और कटकी का जवाब दो। सिंदूरी तो क्या है? हाँ तो आदिवासी महिलाओं के द्वारा ओढ़े जाने वाली लाल रंग की ओढ़नी। लाल रंग की ओढ़नी जिसे कौन ओढ़ती है? आदिवासी महिलाएं। और कटकी क्या है? तुम इसका जवाब दे दो, कटकी क्या है? अविवाहित कन्याओं के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र क्या है बेटा जी? कटकी है। अविवाहित बालिकाओं के द्वारा कटकी। अविवाहित, अविवाहित आदिवासी है ये भी। अविवाहित बालिकाओं की ओढ़नी। बालिकाओं की जो ओढ़नी है उसे कहते हैं कटकी। और ये भी आदिवासियों की बालिकाएं हैं। मामला देखो, मैं एक सवाल में आपके 10-10 सवाल करवा रहा हूं। अगर 50 सवाल होते ना तो तुम मान के चलो ज्यादा नहीं तो भी 150-200 सवाल क्लियर करवा देता हूं मैं। ठीक ना? सिंदूरी लाल रंग की साड़ी, बिल्कुल सही कह रहे हो। चलिए आगे चलें। चूनड़ी ओढ़ते हो शारदा जी? ठीक है बेटा जी, ओढ़ा करो, अच्छी बात है। इनको सुमिलित करो। शरीर का अंग और गहने हैं, इन्हें सुमेलित करके बताओ कौन सा सही है। तो कंदोरा कान में पहना जाता है क्या? गले में दामन पहनी जाती है क्या? अंगुलियों में मांदलिया पहना जाता है क्या? कमर पे अंगोटियां पहनी जाती है क्या? बताओ भैया। अब मामला देखो। मन कंदोरो घड़ा दे रे उन नंदर का बीरा, तन्ने यूं डैश डैश डैश। चलो बात करते हैं अब। तो कान में क्या पहना जाता है बताओ तुम? सर ये जो कमर पे पहना जाने वाला आभूषण है वो कंदोरिया है। गले में पहने जाने वाला जो आभूषण है वो मांदलिया है। और अंगुलियों में पहने जाना वाला जो आभूषण है उसको क्या कहते हैं? बताओ भैया। शाबाश बेटा, अब तुम्हारी असलियत बारी आ गई है। हम्म एक मिल गया हमें, ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। शाबाश। 4-3-2-1। जिसने भी उल्टा जवाब दिया है वो सारे सही। आज जिंदगी में तुम कभी उल्टे जवाब दोगे तो सही होंगे, वो मेरी क्लास होगी, याद रखना।
तो तुम्हारे उल्टे जवाब को भी मैं सही करता हूं। तुम ऊंधा बोल रहे हो, मैं फिर कह रहा हूं सही है रे बेटा, मौज करो तुम। तो क्या है, कमर में क्या पहना जाता है, कंदोरा पहना, देखो कान में क्या पहना जाता है, अंगूठिया पहना जाता है, गले में क्या पहना जाता है, मंदलिया पहना जाता है, अंगुलियों में क्या पहना जाता है, दामना पहना जाता है, और कमर पर क्या पहना जाता है, कंदोरा, सटका, कनकती, करधनी, ये सारी की सारी जंजीर, ये पूरे के पूरे कहां पहने जाते हैं, कमर पर पहने जाते हैं। चलूं आगे की ओर। भगवती मेघवाल डी जवाब दे रही है, लीला सोलंकी दामना अंगुली में, बिल्कुल सही कह रहे हो। गोला मीना, माया, सावित्री, वेरी गुड बेटा, शाबाश। पलाण, मोहरा, गोरबंद, अर्चनी राजस्थान में किस पशुओं के आभूषण है? कौन से पशु ये आभूषण पहनते हैं, बस तुम इतना बता दो भैया, कौन से पशु के आभूषण है? ललिता जी, सर मैडम जी का नाम क्या है, प्लीज रिप्लाई। अच्छा, नाम है छोटा सा बिल्कुल, अनु राठौड़। ठीक है। चलो बेटा, मिटा दूं क्या एक बार? हाँ, ठीक है। अब मुद्दे पर आते हैं। अरे खतरनाक नाम मिट ही नहीं रहा। चलो एक बार आगे आते हैं और बात करते हैं। तो ये सारे के सारे बेटा जी ऊंट के गले के आभूषण है। किसके आभूषण है? ऊंट के श्रृंगार के आभूषण है। ऊंट के श्रृंगार के आभूषण है। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है? बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। दे दीजिए जवाब, थेवा कला कहां की है? ठीक है, थेवा कला। बेटा जी थेवा कला क्या है, थोड़ा समझिए। ये कांच के ऊपर, कांच पर सोने की नक्काशी, सोने की क्या की जाती है, नक्काशी की जाती है। किस पे सोने की नक्काशी की जा रही है? कांच पर की जाती है। तुम्हारे अंदर से कोई भी मुझे जवाब दो, वो कांच किसका है? किसका कांच है? तुम कमेंट बॉक्स में जवाब छोड़ना, मैं बताता हूं। ये सोनी परिवार की है, सोनी परिवार की है। और ये सोनी परिवार कहां का है? अच्छा, तुम्हारे हस्तकला नहीं हुई ना, रह गए ना ये? ओ हो, ये सोनी परिवार है, या हो गई तो बता देना। ये सोनी परिवार है प्रतापगढ़ का, ये प्रतापगढ़ का सोनी परिवार है। इस कला को प्रसिद्धि दिलाने का काम किया था, इस कला को प्रसिद्धि दिलाया था जस्टिन वक्की। जस्टिन वक्की, जस्टिन वक्की ने इसको क्या दिलाई थी, प्रसिद्धि दिलाने वाला था। ये इतने खतरनाक आदमी है, प्रतापगढ़ वाले, थेवा कला वाले, सोनी परिवार, नाथूजी सोनी के वंशज, अपनी छोरियों को भी ये कला नहीं सिखाते। जहां ये कला की जाती है उसके अंदर यहाँ की खुद के घर की लड़कियों को भी एंट्री नहीं है। आज यहां सीख लेगी, अगले घर चली जाएगी, और क्या कर देगी भैया, कला को दूसरी जगह विस्तारित कर देगी। क्योंकि छोरी की एक खासियत होती है, कोई भी लड़की विवाह के बाद कभी भी अपने पियर के पक्ष में नहीं रहती है। हाँ, तो ये मामला तुम समझ जाना। जाट देवता आ गया क्या? राम राम भाई। हरे कांच पर लिख रहे हो, हरे कांच कौन बोलता है भैया? ये बेल्जियम के कांच पे होता है, हरा कांच क्या होता है? हाँ बच्चा, इसको बोलो, क्या बोलोगे? अब यही पूछेगा। बेल्जियम, बेल्जियम के कांच पर, बेल्जियम के कांच पर, ये नाम याद रखना बेटा जी, कभी आपसे सवाल पूछ लेगा। तो चलो आगे। हाँ बिल्कुल ललिता जी सही कह रहे हो। अगला सवाल। वक्ताओं की दृष्टि से भारतीय भाषाओं व बोलियों में राजस्थानी का कौन सा स्थान है? आज पूरा मैं निपटा रहा हूं आर्ट एंड कल्चर आपको, वक्ताओं के आधार पर बताओ भैया। तेजल बहुत लेट आता है तू। चलो जवाब दो। वक्ताओं के आधार पर यानी कि बोलने वालों के आधार पर। हाँ, तो जो राजस्थानी है ना, अब यहां पे तीन चार पांच चीजें बताता हूं मैं आपको, मुझे जवाब देना बेटा जी।
राजस्थान में सर्वाधिक, एक शब्द लिख रहा हूं मैं, सर्वाधिक बोली कौन सी बोली जाती है? राजस्थान में सर्वाधिक बोली कौन सी बोली जाती है? इस प्रश्न का आप मुझे जवाब लिखना। मैं लिखता हूं क्षेत्रफल के आधार पर। देखना क्या क्या सवाल पूछता है। क्षेत्रफल के आधार पर। मैं पूछता हूं जनसंख्या के आधार पर। इन दो का जवाब देना। फिर जो ये सवाल है इसका जवाब है सातवां, भारत में सातवां। और अगर बात करें विश्व में राजस्थानी बोली का कौन सा स्थान आता है, इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार जवाब लिख सकते हो कि ये बेटा जी कुल मिलाकर 24वें स्थान पर आती है। विश्व में बोले जाने वाली बोलियों में 24वें स्थान पर है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पे बोली जाती है मारवाड़ी। और बच्चा जनसंख्या के आधार पर बोली बोली जाती है ढूंढाड़ी। जनसंख्या के आधार पर बोली बोली जाती है आपकी ढूंढाड़ी। इन दोनों चीजों को आप याद रखना। मैं सवालों की गहराई तक जाकर आपको सवाल करवा रहा हूं। बताओ। हाँ, मारवाड़ी मारवाड़ी तो बोल रहे हो, लेकिन जैसे ही जनसंख्या बोली जाने की दृष्टि से सबसे ज्यादा तो ढूंढाड़ी बोली जाती है, क्योंकि जयपुर में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। फिर दौसा में बोली जाती है, इसके लगते हुए टोंक में बोली जाती है, किशनगढ़ तक के क्षेत्र को कवर करती है। तो ढूंढाड़ी बोली सबसे ज्यादा बोलने के आधार पर बोली जाती है। कितने? बोलने के आधार पर बोली जाती है। और कुल 73 बोलियां राजस्थान में मानी जाती है 1961 की जनगणना के अनुसार। जब जनगणना हुई थी ना 1961 की, उसके आधार पर कुल लगभग 73 प्रकार की बोलियां बोली जाती है राजस्थान में। ठीक है, अगले सवाल पे आऊं मैं। उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़ में अधिकांशतः कौन सी बोली बोली जाती है? अब मैं आपसे बहुत अच्छा कॉमन सा सवाल पूछता हूं। उदयपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? उदयपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? विशेष तौर पे उदयपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? कमेंट बॉक्स में छोड़ देना मुझे। मजा इस बात में आएगा। तो इसका तो जवाब मैं दे देता हूं आपको। मेवाड़ी बोली बोली जाती है। विशेष तौर पे उदयपुर में बोली जाती है धावड़ी। क्या बोली जाती है? धावड़ी बोली बोली जाती है उदयपुर शहर के अंदर विशेष तौर पर। अगर मैं बात करूं तो भीलवाड़ा का जो जहाजपुर है, जहाजपुर, जहाजपुर के जो आसपास का क्षेत्र है, उसमें खेराड़ी बोली बोली जाती है। खेराड़ी, खेराड़ी या फिर माल खेराड़ी कहते हैं। माल खेराड़ी बोली बोली जाती है यहां पर। इस चीज को भी आप याद रख लेना। ये मारवाड़ी आई गया। वागड़ी आपके दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। रांगड़ी आपकी मालवी प्लस मारवाड़ी का मिश्रण है। मारवाड़ी का मिश्रण है। मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है। इसे आप याद रखना। बोलो भैया ये मामला क्लियर हो गया? चलूं क्या आगे? यार तुम इसकी संख्या बढ़ा के रखो। ये कम से कम पहुंचनी चाहिए थी 100-150 के ऊपर चलने चाहिए थे लाइव हमारे अभी। ऐसे कम करोगे तो कैसे पार पड़ेगी? तो इसका मेवाड़ी जवाब हो गया। अगला सवाल। गिरियर्सन ने पागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बोले जाने वाली बोली को क्या कहा? यह 2 बार सवाल पूछा जा चुका है। यही सेम सवाल 2 बार पूछ लिया गया था। बताओ। गिरियर्सन, उस दिन भी बताया था मैंने आप लोगों को। मेरे एक, अभी मैं कुछ समय पहले उदयपुर में था, तो वहां पर एक लड़का जो कार्यरत था मेरे वहां संस्थान में, तो एक दिन बोला कि सर वो जो परसों के दिन 3 लड़कियां आई थी, हाँ, वो आज नहीं आई है। मैंने कहा परसों के दिन कौन सी लड़कियां आई थी? तो उनमें से एक लड़की का नाम था सरला, और वो कहता है वो आई थी ना चरला, और वो लोग। तो इस बोली के अंदर श को क्या बोला जाता है? च बोला जाता है। श को क्या बोला जाता है? च बोला जाता है। सड़क को चड़क बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सड़क को चड़क बोला जाता है। और था के स्थान पे हथों का प्रयोग किया जाता है। इस बात को आप याद रखना, है ना? तो हमारे एक व्यक्ति थे वहां पर, सज्जन जी, तो वो सज्जन जी को कहता था चज्जन जी।
क्या कहता था? चज्जन जी। फिर श को क्या बोलते हैं? च बोलते हैं। थोड़ा सा मामला इनका ऐसा है, इसे आप याद रखना, है ना? हाँ। अब बेटा शारदा, आपका नाम क्या बोलेंगे अब खुद सोच लो। हाँ हाँ। चलिए, तो इसको कहा उन्होंने भीली बोली कहा है। कौन सी बोली कहा है? भीली बोली कहा है। और इसमें गुजराती का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। कौन सा, किसका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? सर प्लीज क्वेश्चन समझ नहीं आया। कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया बेटा? ये समझ नहीं आया? ये वो तो ऐसे ही और एक्सप्लेनेशन दे रहा था आप लोगों को मैं ज्यादा। हाँ चलो आगे। हाँ, अगला सवाल देखो। मुंडिया लिपि के अक्षरों का आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है? देखो, ये जो मुंडिया लिपि है ना, इसका मामला बड़ा शानदार है। इस मुंडिया लिपि को कहा जाता है बनिया लिपि। क्या कहा जाता है? बनिया लिपि। इसे कहा जाता है महाजनी लिपि। क्या कहा जाता है? महाजनी लिपि। और इसे कहा जाता है घसीटी लिपि। घसीटी, जानते हो ना आप? कहते हो रे चप्पल पैर उठा के चल ले, काहे को चप्पल को घसीट रहा है? सुना ही होगा, घर वाले कहते हैं अरे चपला ने घसीटर चल रहा, वो तो टाबर ही उन दो पैदा हो गयो घर में। ठीक है, तो वो क्या है? घसीटी लिपि। और इसके आविष्कारक है टोडरमल। कौन है? और ये जो मुंडिया बनिया और ये जो है, ये राजस्थानी की लिपि है। राजस्थानी भाषा की लिपि है ये। कैसे है घसीटी लिपि? मैंने जैसे लिखा राजस्थानी भाषा, एक तो इसको लिखने में मैं पेन नहीं उठाऊंगा, और एक का एक इसका सिर नहीं बांधूंगा। हिंदी में जैसे हम लाइन खींच के सिर बांधते हैं ना, तो सिर नहीं बांधा जाता है इसमें, और यूं घसीटते हुए लिखा जाता है। इसको घसीटी लिपि कहा जाता है। टोडरमल इसका राइट आंसर है। चाल बा दो झणकार उठ बा दो, ठीक से बेटा उठ बा देसे। आपनी झणकार आपनो है ना, अपना ही घोड़ा अपना ही मैदान। हमीर रासो के लेखक कौन है? चलो भैया जल्दी जवाब दो। हमीर रासो के लेखक कौन है? चलो जी, हमीर रासो के लेखक कौन है? शाबाश बेटा, हमीर रासो के लेखक कौन है? सूत्रधार, पारासर, सारंगधर, दलपत विजय। तो राइट आंसर है सारंगधर। सवाल अगला ले लो। निम्न में से कौन सा ग्रंथ मंडन के है? इनमें से मंडन का कौन सा ग्रंथ तुम बता दो एक बार। देखो, देव मूर्ति प्रकरण, वास्तु मंजरी, कौन कौन से ग्रंथ है जो मंडन के हैं? बताओ। शाबाश बेटा। अच्छा, पहली बात तो ये तीनों के तीनों ग्रंथ किसके हैं? मंडन के हैं। अब मंडन के साथ में एक बात बताओ, ये मंडन है ना, मंडन, ये किसका दरबारी था भैया? ये राणा कुंभा का दरबारी था। अब राणा कुंभा के जो दरबारियों के नाम जानने, मतलब जो ग्रंथ जानने हैं, वैसे तो इनके ग्रंथ खूब है। संगीत राज से सवाल पूछा गया था, है ना? कामराज रतिसार से संगीत सुधा, सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, है ना? ये बहुत सारे, जैसे कि राज वर्णन, जो एकलिंग महात्म्य का पहला पाठ है, पहला अध्याय है, वो भी इनके द्वारा लिखा गया था। इस मामले को थोड़ा समझना तुम लोग, है ना? और ये मंडन है ना, मंडन, इस मंडन की देखरेख में, मंडन की देखरेख में एक चीज का निर्माण करवाया गया था, और वो था बेटा जी कौन सा? कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ के किले का जो वास्तुकार था, वो कौन था? मंडन था। इसे भी आप याद रखेंगे। सवाल अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आज बेटा झणकार उठवा दो। ओहो गुरुजी, वसीम सर, चलो बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत सर आपका आनंदम परिवार में। आप ही का परिवार जो आज धीरे 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 कुनबा बढ़ रहा है, गुरुदेव का बहुत सहयोग है। देखो, दो चीज होती है, एक पर्दा होता है, एक यहाँ अभिनय करने वाला रंगमंच का खिलाड़ी होता है। पर बच्चा, इस रंगमंच के खिलाड़ी को पीछे से यहाँ पर बैठकर एक और व्यक्ति है, जो इसकी कमियों को, इसकी चीजों को देखकर इसमें और
परिष्कृत करता है, परमार्जित करता है, विकसित करता है, डेवलप करता है। तो हमारे मित्र वसीम भाई ये किरदार अदा करते हैं और मैं रंगमंच का मुख्य किरदार निभाता हूं। तो चलूं मैं आगे की ओर। हाँ जी। चलो, क्या था मामला, अभी निपटाते हैं। हाँ, इसका जवाब दीजिए आप मुझे। पुस्तक है, लेखक है, तो इनका एक बार आप जवाब दे दो कौन सा सही आंसर है। पुस्तक और लेखकों में से कौन सा सही नहीं है। सुमेलित देखो, विशलदेव रासो नरपत नल है, सही है। खुमान रासो दलपत विजय सही है। वेली कृष्ण रुक्मणी यह भी सही है। तो फिर राव जेतचिरो छंद, मामला गड़बड़ हो गया। शिवदास गार्डन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। अचलदास खिचीरी वचनिका। अचलदास खिंची, अचलदास खिंचीरी वचनिका, अचलदास खिचीरी वचनिका पुस्तक, इसके राइटर कौन थे। हाँ, शिवदास गार्डन थे। इसे आप याद रखना, इसे आप क्या रखना, याद रखना। चलिए आगे की बात करता हूं और अगला देखता हूं मामला। ये निपट गया तो अगले पे आओ। हल्देश्वर महादेव मंदिर कहां पर स्थित है। बहुत प्यारा सवाल है, बड़े अच्छे से जवाब देना। हाँ जी। निखिल, सभी, शारदा, राजकुमार, गोला मीना, लीला सोलंकी, तेजल, सियाराम, बहुत अच्छा, सभी का स्वागत है। हल्देश्वर मंदिर कहाँ भैया। मंदिर तो अभी कल परसों ही पढ़ाए थे, बताओ इसे। देखो, मैंने आपको बताया था राजस्थान का लघु माउंटेन, राजस्थान का लघु माउंटेन है, मतलब आपका जो शिरोई के अंदर लघु माउंट कह दो उसको, माउंट, लघु माउंट। अब ये कहां पर है, ये पीपड़ूंद में है, पीपड़ूंद में। अगर और पूछ ले कौन सी पहाड़ियों पर है, तो हल्देश्वर तो पहाड़ियां होगी ना, हल्देश्वर पहाड़ियां। और इन पहाड़ियों के अंदर ही क्या बना हुआ है, शिवाना का किला बना हुआ है। और ये है कहां पर, आपके बाड़मेर के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है, बाड़मेर के अंदर स्थित है। इसे बहुत अच्छे से याद रखना। चलूं आगे। और पीपड़ूंद गांव में कौन सी पहाड़ियां स्थित है, 56 की पहाड़ियां स्थित है। ये भी याद हो गया। कपिल मुनि मंदिर में मेला कब भरता है। बहुत आसान सवाल है, अभी 2 दिन पहले इसका जवाब देकर गया था। कपिल मुनि मेले में जो मेला है वो कब भरता, कहाँ भरता है। पहले मामले पे आते हैं। एक जगह है कोलायत, जगह कौन सी है, कोलायत। ये कोलायत कहाँ है, ये बीकानेर में। कहाँ है, बीकानेर के अंदर है। और यहां पर जो मेला लगता है ना, मेला वो लगता है कार्तिक माह में। कहाँ लगता है बच्चा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला लगता है। और इस कोलायत मेले के अंदर क्या है, किसका मेला लगता है, कपिल मुनि का, कपिल मुनि का। और जो कपिल मुनि है ना बेटा जी, ये कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है। सांख्य दर्शन, कौन से दर्शन के प्रवर्तक है, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है। अच्छा, यहां पर और क्या होता है, दीपदान महोत्सव होता है। दीपदान महोत्सव यहां पर होता है। और कपिल मुनि के मेले में, कपिल मुनि के मेले में चारण जाति के लोग नहीं आते। चारण जाति के लोग नहीं आते, नहीं आते। कौन सी जाति के लोग नहीं आते, चारण जाति के लोग नहीं आते। क्योंकि करणी माता का दत्तक पुत्र इसी में डूबकर उसकी मृत्यु हो गई थी। इस वजह से चारण जाति के लोग इस मेले में नहीं जाते हैं। हाँ बिल्कुल, पायल जोशी, इस चैनल का नाम बदल दिया गया है बेटा। इसका नाम आनंदम एजुकेशन हब कर दिया गया है। और ये इसी नाम से चैनल आगे की ओर रहेगा। आपको रोज 7 बजे साइकोलॉजी की और 8, 8:30 बजे जो भी अपना टाइम है उस पे कला संस्कृति, और कल से हिस्ट्री शुरू हो जाएगी, क्लासेस मिलती रहेगी। ओके बच्चा। हाँ, सेम इसी दिन कहां पे मेला भरता है, पुष्कर में भी मेला भरता है। ठीक है बच्चा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। महाराणा लाखा ने किस दुर्ग को जीतने में
असफल होने पर नकली दुर्ग बनाकर उस पर विजय प्राप्त की। नकली गढ़ दीद्यो नहीं बिना घोर घमासान। तो असली गढ़ कैसे मिलेगा राजकुमार जी? हाँ जी, कौन क्या कह रहा है? ठीक है, शाबाश। तो देखो बेटा, यह है बूंदी का किला। कौन सा किला है? बूंदी का किला। और बूंदी के नकली किले को बचाते हुए कुंभा ने, किसने? कुंभा ने क्या दिया? बलिदान दिया, अपना बलिदान दिया। थोड़ा समझना, ये जो कुंभा की आरती बोली जाती है किसमें? बधाना माता के मंदिर में। बधाना, कौन से माता के मंदिर में? बधाना माता के मंदिर में कुंभा की आरती बोली जाती है। और बधाना माता हाडाओं की कुलदेवी है। हाडा राजवंश की कुलदेवी किसकी है? हाडा राजवंश की कुलदेवी। हाडा राजवंश की क्या है बच्चा? कुल देवी है। तो इसे आप याद रखना, हाडा राजवंश की कुलदेवी कौन सी है? बधाना माता है। और इनकी आरती में कुंभा हाडा की आरती बोली जाती है इनके मंदिर के अंदर। इसे आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, है ना? हो जाएगा मामला सेट। तो बूंदी इसका सही जवाब है। सारे पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत शानदार बच्चे बैठे हुए। अभी क्लास को बहुत आगे तक पहुंचाना है। कुछ दिन बाद क्लास को हवा हवाई बनाना है बेटा। जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए वो इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर ले। इस क्लास की पीडीएफ यहां पर उपलब्ध है। चैनल पर नए आए हो आज तक सब्सक्राइब करने के लिए, तो मैंने बोला ही नहीं रे, मैं तो भूल ही जाता हूं। हाँ, कभी बोला क्या मैंने किसी क्लास में चैनल को सब्सक्राइब करे? शुरुआत में कह देता हूं लाइक कर दो रे भैया। हाँ, सब्सक्राइब जरूर करे, बेल आइकन भी दबा ले। हाँ जी, अच्छा। तारू कह रही है सर बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ाने की कोशिश करना, मुझे आप पढ़ाते हो वही समझ में आता है, मैं सब नोटबुक में लिखती हूँ जो आप। ठीक है, ओके बेटा, मेरा पूरा प्रयास रहेगा। बिल्कुल। 2 दिन से पीडीएफ नहीं मिल रही है बेटा जी मुझे? नहीं, आप मिल जाएगी आज। मुझे कमेंट एक बार मैसेज छोड़ देना। और टेलीग्राम चैनल है आनंदम एजुकेशन हब, उसको भी ज्वाइन कर लेना, वहां भी मैं ये पीडीएफ डालता हूं। फिर भी चलो एक बार अगला सवाल देखते हैं बेटा जी हम। सुंदर भित्ति चित्र किस दुर्ग के महलों की विशेषता है? अगर आपने शुरू से इस क्लास को बड़ी शांति से देखा है, बड़ी ईमानदारी से देखा है, तो इसका जवाब आपको मैं बहुत पहले दे चुका हूं। बताओ, अगर इसे आपने शांति से देखा है तो मैं पहले इसका जवाब आपको दे चुका हूं। शाबाश। एक ऐसा किला, मेरी क्लास रोज 7 से लेकर 8 बजे तक साइकोलॉजी की होती है और 8:30 से लेकर जीके वाला पार्ट शुरू होता है। कल से हो सकता है कल एक क्लास और दे दूं मैं आपको इसके मिसलेनियस क्वेश्चनों की, फिर आगे की ओर लेकर चलूंगा। सियाराम, बस नाम परिवर्तन कर दिया, आप पढ़ो ना बच्चा। कंटेंट मिल रहा ना, पढ़ाई चल रही है ना? ठीक है, बस आप पढ़ते रहो। आप अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखो। मैं पढ़ा रहा हूं, मेरी जगह कोई और पढ़ाने आ रहा है, या फिर नाम क्या है, कुछ भी आपको कंटेंट मिल रहा है बच्चा, पढ़ाई पर फोकस करो पूरा। अरे हाँ, क्या बात है, क्या लिखा है इसने? परिवर्तन ही संसार का नियम है। सुंदर भीति चित्रों के लिए तारागढ़ बूंदी जाना जाता है। और एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम है बेटा रुडयार्ड किपलिंग। बूंदी के तारागढ़ को किपलिंग ने भूत प्रेतों द्वारा निर्मित बताया। भूत प्रेतों द्वारा निर्मित बताया, इसको निर्मित बताया है, भूत प्रेतों के द्वारा निर्मित बताया है। और मेहरानगढ़ के किले को इसी किपलिंग ने मेहरानगढ़ किले को कहा है परियों के द्वारा निर्मित। आय हाय हाय, परियों द्वारा निर्मित, नॉट
पापा की परियां नहीं है, ये इंद्र की परियों के द्वारा निर्मित है। कहे तुम खुश हो जाओ सारी की सारी, बोलिया गुरु जी हाँ, और तुम्हें ही बनाया, देखा में थी बनाई हो। लालगढ़ के बारे में बात करूं तो रियासतकालीन पहली पहली लिफ्ट यहीं पे लगी हुई है, पहली लिफ्ट, रियासतकालीन पहली लिफ्ट इसी में लगी हुई है। अगला सवाल देखो, नूरजहां का झूला कहां रखा हुआ है? बहुत गजब का सवाल है, बहुत शानदार सवाल है। चलिए भैया बताइए, नूरजहां का झूला कहां रखा हुआ है? इसमें भी बहुत राज की बात है, इस नूरजहां के झूले में भी बड़ी राज की बात है, बताओ। शाबाश। नूरजहां का झूला, ये एक बार दिल्ली को जीते। हाँ बेटा माया, रोज क्लास होती है, रोज 7 से लेकर लगभग 10 बजे तक मैं आप लोगों के बीच रहता हूं। तो ये डीग के महलू में है, अगर भरतपुर आए तो भरतपुर लिख देना, डीग के महलू में है। अच्छा, ये आक्रमण किया, दिल्ली को जीता, और दिल्ली को जीतकर अष्ट धातु के किवाड़ ले आए, और किवाड़ों के साथ में उनको लगा रहे ये क्या है, ये क्या है, इसको भी ले चलते हैं, और इसको लाकर डीग के महलों में लगा दिया। अब मुबारक महल कहां पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट चीज, मुबारक महल दो है, एक है मेहमानों के रुकने के लिए, मेहमानों के ठहरने हेतु, मेहमानों के ठहरने हेतु जो मुबारक महल है वो तो है बच्चा आपके जयपुर में सिटी पैलेस में। और जो ऊंट की कुर्बानी वाला है, ऊंट की जो कुर्बानी वाला मुबारक महल है, ये आपके टोंक में स्थित है। कहां पर स्थित है? टोंक में। टोंक को नवाबों का शहर कहा जाता है, और नवाबों का शहर तो लखनऊ है। अगला सवाल, अगला सवाल, बेटा माया, आप जब भी आपको समय मिले, प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी क्लासेज। आज आर्ट एंड कल्चर अपनी ऑलमोस्ट समाप्त होने वाली है, एक दो क्लास में हो जाएगा पूरा, प्लेलिस्ट के अंदर उपलब्ध है, वहां से आप क्लासेज को देख लीजिएगा। मुझे डांस करवाते हुए भी देख सकते हो, फॉरवर्ड करके बहुत स्पीड में, कैसे भी आप देख सकते हो। तो विनय विलास महल के बारे में बात करिए। विनय विलास महल कहां पर है? एस के मारवाड़ी युवा अमागणी जी, एस के जी स्वागत है आपका भाई। तो ये विनय विलास कहां पर है? अच्छा, ये आपके अलवर में स्थित है, और विनय विलास के पास मूसी महारानी की छतरी स्थित है। मूसी महारानी की छतरी बनी हुई है, तो मूसी महारानी की जो ये छतरी है वो भी इसके पास ही बनी हुई है। इस बात को भी आपको रखना क्या है, याद रखना है। टोंक में ऊंट की कुर्बानी हो गया, अलवर हो गया। चलो अगला सवाल देखो, सुमेलित कर दो, बस लास्ट सवालों की ओर चल रहे हैं, बस थोड़े से बचे हैं। लोक देवता जन्मस्थल, गोगा जी का जन्मस्थल कहां था? तुम बताओ सर। गोगा जी का जन्मस्थल था ददरेवा के अंदर। पाबू जी का कहां था सर? कोलूमंड के अंदर। हड़बू जी का कहां था? हुडोल नागौर के अंदर। और फत्ता जी का कहां है? सांतू जालोर के अंदर, सांचोर जालोर। अब जब जिला बन जाए तब का तब देख लेना, बाकी पूरा मामला हमने देख लिया। आप न्यू स्टूडेंट हो, एस के मारवाड़ी युवा, बिल्कुल नए विद्यार्थियों का भी स्वागत है, सबके लिए क्लासेज में खुले दिल से अभिनंदन है। मंडोर में चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बड़ा अच्छा सवाल है। मंडोर में चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण, पहली बात, चामुंडा माता का मंदिर कहां कहां बना हुआ सबसे पहले आप समझो बेटा। सबसे पहले चामुंडा माता का एक मंदिर बना हुआ मेहरानगढ़ में, मेहरानगढ़ के अंदर बना हुआ है, और मेहरानगढ़ में बनवाया था राव जोधा ने, राव जोधा ने बनवाया था मेहरानगढ़ के अंदर। एक बना हुआ है आपका मंडोर में, कहां बना हुआ है? मंडोर में। इस मंडोर में बनवाया था बेटा जी किसने? राव चूड़ा ने, राव चूड़ा ने बनवाया था। और बच्चा एक मंदिर बना हुआ है चावंड के अंदर,
तो चावंड के अंदर चामुंडा माता का मंदिर बनवाया था राणा प्रताप ने। किसने बनवाया था? राणा प्रताप ने। एक चामुंडा माता का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है अजमेर में। कहां बना हुआ है? अजमेर में। अजमेर में बनाया था पृथ्वीराज तृतीय ने। पृथ्वीराज तृतीय ने। ये चामुंडा माता के मुख्य मंदिरों के बारे में बात कर रहा हूं। अब आपसे सवाल पूछूंगा मैं, ये तो मामला निपट गया। चामुंडा माता कौन से कुल की कुलदेवी है? इसका आप मुझे जवाब देना। आप चामुंडा माता कौन से कुल की कुलदेवी है? तो ये जो चामुंडा माता है ये प्रतिहारों की कुलदेवी है। प्रतिहार वंश की कुलदेवी है। प्रतिहार वंश की क्या है बच्चा? कुलदेवी है। और इस कुलदेवी का नाम है चामुंडा माता। प्रतिहार वंश की कुलदेवी का नाम क्या है? चामुंडा माता। याद रह जाएगा। देखो भाई, इतनी शानदार क्लास को लेकर चल रहा हूं, अब भी तुम याद नहीं करो तो फिर क्या मतलब। चलो अगला सवाल देखो। सुगन चिड़ी को किस माता का स्वरूप माना जाता है? सुगन चिड़ी कौन सी माता का स्वरूप मानी जाती है? जल्दी से जवाब दीजिएगा, हो जाएंगे। सुगन चिड़ी, भदरिया माता, आवड़ माता, तेमड़िया राय माता या तन्नोट माता। आप जानते हो तन्नोट माता को किस नाम से जाना जाता है? जानते हो ना? चलो भैया, इसका राइट आंसर ले ले। आवड़ माता। आवड़ माता का प्रतीक क्या है? सुगन चिड़ी है। कौन है? सुगन चिड़ी है। अन्य नाम तेमड़िया राय माता, जो कि हिंगलाज माता की अवतार। देखो, आवड़ माता किसका अवतार है? तेमड़िया राय का। तेमड़िया राय, तेमड़िया राय का अवतार, राय का अवतार माना जाता, अवतार। और जो तेमड़िया राय माता ना, वो हिंगलाज माता का अवतार मानी जाती है। हिंगलाज माता का अवतार मानी जाती है। हिंगलाज माता का अवतार, ये हिंगलाज माता का अवतार मानी जाती है। इसे भी आप याद रखना। तो इसका जवाब मिल गया। तन्नोट माता को कहते हैं थार की वैष्णो देवी। थार की वैष्णो देवी। रुमाली माता क्या है? रुमाली माता। और बच्चा, इनको किस नाम से जाना जाता है? बीएसएफ के सैनिकों की देवी। बीएसएफ के सैनिकों की देवी। बीएसएफ के सैनिकों की देवी के रूप में यह देवी जानी जाती है। इतना मामला मैंने आज निपटा दिया। अब अगले सवाल की ओर आता हूं। फौजियों की देवी बिल्कुल सही है। थार की वैष्णो देवी बहुत अच्छा, वेरी गुड। सुमेलित करना। मैं फिर कहता हूं, अगले 1 महीने के अंदर पूरा राजस्थान कंप्लीट करवा दूंगा तुम्हें। अभी 10 दिन की क्लास हुई होगी। आर्ट एंड कल्चर पूरा कंप्लीट होने की कगार पर आ गया। अगले 10 दिन में मैं इतिहास करवा दूंगा, उसके बाद भूगोल करवा दूंगा, और उसके बाद में आपका करवा दूंगा मैं पॉलिटिकल साइंस। चीजें कुछ भी नहीं छूटने वाली। तुम ईमानदारी से कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। शाम को पूरे दिन तुम कुछ भी करो, शाम को ये 1 1.5 2 घंटे का समय निकालो, इस राजस्थान को निपटाएंगे। फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट उठाएंगे। जो साइकोलॉजी चली रही है तुम्हारे साथ में, क्या बचा भाई पीछे? तो देख लियो मामला क्या है। सुमेलित कीजिए। बूंदी की कजली तीज, होली कब मनाई जाती है? पर्यूषण पर्व कब मनाया जाता है? और गणगौर कब मनाई जाती है? इस कूट को सही तरीके से बता दो। आज का लास्ट सवाल हो सकता है ये, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। जवाब दो भैया। तो बूंदी में कजली तीज सही है। होली फाल्गुन पूर्णिमा को सही है। पर्यूषण पर्व भाद्रपद माह में आता है। और गणगौर चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। ये सारा का सारा मामला एकदम से सही है। बिल्कुल एकदम चटक मटक क्लास सर। थैंक यू बेटा, बहुत ही अच्छा। थैंक यू, थैंक यू एसके जी। चलिए, तो ये 1 नंबर, 1 2 3 4, ये 2 नंबर इसका राइट आंसर है। 1 2 3 4, ये जवाब सही है। अगला देखो, हो गया लास्ट सवाल आज का। आखिरी सवाल। फिर मिलूंगा मैं कमेंट बॉक्स में तुम लोगों से। आना भैया, कमेंट बॉक्स में जरूर आना। चलो तो, जीण माता का मेला कहां लगता है? आप सबको मालूम है जीण माता का मेला सिक्कर में लगता है। एक मामला बैठ गया। भरतरी का मेला अलवर में लगता है। करणी माता का मेला बीकानेर में लगता है। और गणेश जी का मेला सवाई माधोपुर में लगता है। बताओ, तो सबसे 4 कहां दिया गया है? 1 में 4, इस 1 में दिया गया है। और डी तुम्हारा जवाब हो गया। ये आज की अपनी क्लास थी। 7 से 10 मामला पूरा फिट रहता है। तो बी क्या जवाब आ गया?
गड़बड़ तो नहीं हो गया कुछ? रीण माता का मेला सिक्कर में, भरतरी का मेला अलवर में, तो 4 3, करणी माता का मेला बीकानेर में और गणेश जी का मेला सवाई माधोपुर में। सही है भैया, एकदम से ओके है। ये मामला मैंने आपको आज पूरा करवा दिया। अब मुझे कमेंट बॉक्स में जब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद बताकर जाना आज कला संस्कृति पूरी हो गई, कल से एक और ऐसा ही इनके बचे हुए प्रश्नों को लेके आ जाऊं या फिर इतिहास की क्लास लेके आऊं। क्या कुछ चाहते हो कमेंट बॉक्स में छोड़कर जाना क्लास खत्म होने के बाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, सब्बा खेर, गुड नाइट।